हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी मीटर कंप्लीट कर लिया था और एक्सटेंशन रेंज ऑफ एनर्जी मीटर में हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या फिर यानी कि करंट ट्रांसफर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारे यूज होते हैं फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एनर्जी मीटर। तो आज का टॉपिक हमारा वही है, सीटी और पीटी, यानी करंट ट्रांसफर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं जो हमारे करंट, वोल्टेज, पावर और एनर्जी सबको मेजर करने के लिए यूज होते हैं। जैसे इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किसी का पार्ट बन सकते हैं, किसी की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो ट्रांसफार्मर है, वो हमारे ए मीटर के साथ, वोल्ट मीटर के साथ, वॉट मीटर के साथ और एनर्जी मीटर के साथ आपके यूज होते हैं। दो टाइप के ट्रांसफार्मर है जो मैंने आपको बता दिए हैं। एक होता है आपका करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम कहते हैं सीरीज ट्रांसफार्मर, और एक होता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, जिसको हम लोग पैरेलल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है आपका, वो आपका कब यूज होता है? जब आपका एसी करंट का मैग्नीट्यूड उसकी सेफ वैल्यू से एक्सीड हो जाता है, यानी ज्यादा हो जाता है, और हमें करंट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग करंट मेजरमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं? ए मीटर का यूज करते हैं, या फिर वॉट मीटर का, या फिर हम लोग एनर्जी मीटर का यूज करते हैं। तो जो एसी करंट का मैग्नीट्यूड एक्सीड हो चुका है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास ये जो मीटर है वो हमारे सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हम लोग उसके साथ सीरीज में करंट ट्रांसफर करते हैं, ताकि हम लोग ये जो सारे ए मीटर है, वॉट मीटर है, एनर्जी मीटर है, इन सब की रेंज को एक्सटेंड कर सके। ठीक है, और जो पोटेंशियल ट्रांसफर होता है हमारा, वो उस जगह पे यूज होता है जहां पे आपकी वोल्टेज आपके 750 वोल्ट से ज्यादा हो। ठीक है, 750 वोल्ट से ज्यादा हो, वहां पे आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज होता है। मेनली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को यूज करने के हमारे पास दो पर्पज है। एक पर्पज है आपका टू इंसुलेट हाई वोल्टेज सर्किट फ्रॉम द मेजरिंग सर्किट, टू प्रोटेक्ट, यानी प्रोटेक्शन के लिए, सिंपल प्रोटेक्शन के लिए। किस चीज के प्रोटेक्शन के लिए? हाई वोल्टेज सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए। किससे? हाई वोल्टेज से। ठीक है, दूसरा क्या है? टू मेक पॉसिबल टू मेजर द हाई वैल्यू वोल्टेज विद अ लो रेंज वोल्ट मीटर और हाई करंट विद अ लो रेंज ए मीटर। सिंपल, इसका मतलब क्या है? रेंज को एक्सटेंड करना। ठीक है, सिंपल है। ओके, और देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे आपको फिगर ए और फिगर बी बताई गई है। ये देखिए फिगर ए और फिगर बी में आपको बताया कि आपको किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को आपको कनेक्शन करना होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है करंट ट्रांसफार्मर, तो सीटी, जिसको हम लोग करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, या फिर हम लोग सीरीज ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो लार्ज करंट के मैग्नीट्यूड को स्टेप डाउन करने के लिए और उसे मेजर करने के लिए हम लोग सीटी का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर की, वो सीरीज के साथ कनेक्ट होती है इन लाइन इन विच करंट इज टू बी मेजर्ड, जहां पे हमारा करंट को मेजर करना है। और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है, वो उसकी ए मीटर के साथ कनेक्टेड होती है। ओके, सेकेंडरी वाइंडिंग आपका वेरी स्मॉल लोड इंपेडेंस के साथ होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे आपको फिगर में पूरा बताया है। ये देखिए आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है ये वाली, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके, प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है कनेक्टेड आपका, वो होती है डायरेक्टली सप्लाई के साथ, जिसको हम लोग लोड कह सकते हैं या फिर सप्लाई कह सकते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है सिटी की, वो आपकी ए मीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग आपका फुल लोड करंट आपका कैरी करती है, इसीलिए उसमें फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग आपका ए मीटर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए उसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो फुल लोड करंट कैरी करती है, इसीलिए उसमें फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो करंट सिटी में क्या होता है? करंट आपका स्टेप डाउन होता है
टू अ सुटेबल वैल्यू जहाँ पे हम लोग उसकी रेंज को मेजर कर सके। ओके, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, इट शुड बी इन ए क्लोज सर्किट and under no circumstances the secondary winding of CT should be left open while primary connected in the line. Okay, यहाँ पे कुछ आपके टर्म है, जैसे आपका बर्डन है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पे बर्डन किस तरीके से पड़ता है और हम इसे मेजर किस तरीके से करते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर का जो ऑपरेशन होता है वो स्लाइटली डिफर होता है फ्रॉम द पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर का से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे करंट ट्रांसफार्मर के केस में हमारा क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो हमारे बहुत ही स्मॉल लोड इम्पीडेंस से कनेक्टेड होती है। यानी इम्पीडेंस, लोड इम्पीडेंस क्या हुआ, एक तरीके का बर्डन है। तो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो लगभग आपका शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे वर्क करता है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर का जो रेटेड बर्डन है वो हमारा क्या है, वोल्ट एम्पियर लोडिंग है, जो हमारा परमिसिबल होता है विदाउट एरर। अगर हमारा कितना परमिसिबल होता है, अगर आपका जो एरर आपके पहले से प्री डिफाइन करी हुई है उससे एक्सिट ना हो, तो हमारा वोल्ट एम्पियर जो लोडिंग है वो हमारा परमिसिबल होता है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लास ऑफ एक्यूरेसी को लिमिट किया जाता है। बर्डन जो है अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर also is defined as the ratio of secondary voltage to secondary current. तो बर्डन की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दे रखी है कि सेकेंडरी मतलब बर्डन अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे आपका कितना बर्डन है वो कैसे डिफाइन होता है, रेशियो बिटवीन सेकेंडरी वोल्टेज टू द सेकेंडरी करंट, यानी V2/I2। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके फेजर डायग्राम की बात करते हैं। देखिए, अब इसकी हम लोग फेजर डायग्राम के सीटी के फेजर डायग्राम की बात करें तो हम लोग यहाँ पे फाइम जो फ्लक्स आपका है उसको हम लोग एज अ रेफरेंस वेक्टर लेते हैं। अब जो इंड्यूस ईएमएफ है जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका इंड्यूस हो रहा है, तो E1 और E2 हो रहा है इंड्यूस, ठीक है। तो और E1 और E2 क्या हो रहा है, E1 आपका E1 आपका लीडिंग है और E2 आपका लैगिंग है, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों ही आपके लैगिंग हो सकते हैं, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। यहाँ पे आपका E1 जो है आपको वो लीडिंग दे रखा है और E2 आपका लैगिंग है। तो दोनों एक दूसरे के फ्लक्स से 90 डिग्री है, और जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है। ये आपको ध्यान रखना है। अब नो लोड करंट जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग करंट बोलते हैं I0, देखिए यहाँ पे आपका ये I0 आपको दे रखा है, ठीक है। ये I0 आपको दे रखा है, तो I0 के दो कंपोनेंट है, एक है आपका IM और एक है आपका IW, यानी वर्किंग कंपोनेंट, जिसे हम लोग वर्किंग कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपका वर्किंग कंपोनेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो आपका I0 है। उसके अलावा ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका IM है, और इन दोनों के वेक्टर को रेफरेंस को कनेक्ट करता हुआ जो वेक्टर है वो आपका I वर्किंग करंट है, यानी ये वाला है IW है, ठीक है। अब सेकेंडरी करंट जो है आपका वो लैग करता है, किसके लैग करता है, बिहाइंड द V2 वोल्टेज V2। ये आपका वोल्टेज V2 है जो आपका लैग कर रहा है विद द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स 5 से V2 आपका लैग कर रहा है। ओके, जो आपका सेकेंडरी वोल्टेज है वो आपका लैग करता है विथ रिस्पेक्ट टू E2, और कितना करता है, डेल्टा एंगल जितना लैग करता है। ओके, और करंट जो है वो भी आपका लैग करता है इन विथ रेफरेंस टू वोल्टेज V2। कितना लैग करता है, वो करता है अल्फा जितना। तो फ्लक्स से आपका I2 करंट, यानी जो E2 करंट था, सेकेंडरी जो फ्लक्स था, उससे आपका सेकेंडरी करंट आपका कितना लैग करता है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, वो आपका है गामा जितना, और गामा टोटल गामा कितना है आपका अल्फा प्लस डेल्टा जितना। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंडरी करंट अब ट्रांसफर हो रहा है प्राइमरी करंट में, कैसे, बाय द इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है।
फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और वो फ्लक्स कट हो रहा है बाय द प्राइमरी वाइंडिंग। इसके कारण जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है फाइबर में, और उसके कारण करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है I1 डैश जितना। I1 डैश क्या है आपका, रिवर्सल वैल्यू है ऑफ I2। I2 की रिवर्सल वैल्यू है, और उसे हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर K से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास I1 डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा I1 डैश है। ओके, K क्या है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, या फिर आप उसे कह सकते हैं टर्न्स रेशियो। ओके, तो जो टोटल प्राइमरी करंट है आपका I1 डैश, सॉरी, टोटल प्राइमरी करंट है आपका I1, और प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है I1 डैश, और सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है I2। ठीक है, तो टोटल प्राइमरी करंट आपका I1 कितना है, वो है आपका I1 डैश प्लस I2 जितना। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था इसका फेजर डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जिससे हम लोग कह सकते हैं वो है हमारा पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा में क्यों यूज होता है, फॉर द मेजर ऑफ अल्टरनेटिंग हाई वोल्टेजेस बाय द लो रेंज वोल्ट मीटर। ठीक है, या फिर वॉट मीटर में और एनर्जी मीटर में भी हम लोग इसे यूज करते हैं फॉर द एक्सटेंडिंग ऑफ इस रेंज। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल ट्रांसफर होते हैं वो हमारे रिलेस और प्रोटेक्शन सिस्टम में भी यूज होते हैं। ये जो फिगर है आपको उसके कनेक्शन बताए हुए हैं, पीटी के कनेक्शन बताए हुए हैं। यहाँ पे हाई वोल्टेज जो है, जो हम मेजर करने हैं, जो हम प्राइमरी से लेते हैं, पीटी के प्राइमरी से हम लोग हाई वोल्टेज लेते हैं और उसे स्टेप डाउन करके लो वोल्टेज और लो रेंज वोल्ट मीटर में हम लोग उसकी सेकेंडरी में, वोल्ट मीटर की सेकेंडरी में हम लोग उसे देते हैं। इस तरीके से हम लोग पीटी का यूज करके वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, ओके, और एनर्जी मीटर, इन तीनों की भी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी वोल्ट मीटर, वॉट मीटर या फिर एनर्जी मीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है तो पीटी को आपको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पीटी में आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो हमारी लार्ज नंबर और टर्न्स, यानी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जहां पे हम और सेकेंडरी में हमारा लेस नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो जो टर्न्स रेशियो होता है ट्रांसफार्मर का, वो ऐसे और डिजाइन इस तरीके से और इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि सेकेंडरी वोल्टेज आपके 110 वोल्ट ही आए। जब भी आपका करंट ट्रांसफार्मर, सॉरी, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका फुल रेटेड वोल्टेज पे हम लोग उसे वर्क कराए था। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है आपका, सेम एज पावर ट्रांसफार्मर। जैसा हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है उसी तरीके से हमारा पीटी भी होता है। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, पीटी का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आगे फिगर में हमने देख लिया कि बेसिकली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के हमारे पास दो वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो हाई वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होती है, और सेकेंडरी वोल्टेज आपका स्टेप डाउन करके आपको रेंज कितनी होती है उसकी, 110 से लेके 120 वोल्ट तक। ठीक है, और ये जो पीटी होता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसका कोर आपका शेल टाइप का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लो वोल्टेज की वाइंडिंग होती है वो कोर के अराउंड, आपके फर्स्ट कोर के अराउंड आपको करी जाती है, ताकि जो ट्रांसफार्मर का साइज है उसके भी हम लोग रिड्यूस कर सके। ओके, और जो इंसुलेशन किया जाता है बिटवीन दी एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग, वो हमारी वो हमारा बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छी ग्रेड का हमें इंसुलेशन करना चाहिए। ठीक है, और फाइनली पीटी जो होते हैं हमारे, वो हमारे किस तक, कौन सी रेंज तक हमारे यूज होते हैं, वो होते हैं हमारे 6.6 केवी से लेके 6.6 केवी से लेके और हायर हायर वोल्टेज के लिए हमारा यूज होता है। ठीक है, और 6.6 केवी के लिए आपका ड्राई टाइप का यूज होता है पीटी, और उससे हायर रेटिंग का जो अगर होता है तो जनरली हम लोग ऑयल इमर्स टाइप का पीटी यूज करते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आउटपुट होता है पीटी का वो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, और जो साइज है पीटी की वो कंपैरेटिवली लार्ज होती है, इसीलिए कोई टेम्परेचर का इश्यू नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि बहुत ही अच्छा
कूलिंग सिस्टम वहां पे, क्योंकि आपका लार्ज होता है साइज में, इसीलिए कूलिंग थोड़ा इजीली हो जाता है उसका। कोर का जो साइज है पोटेंशियल ट्रांसफर का वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू पावर ट्रांसफर। ओके। और मटेरियल जो कोर में हम लोग यूज करते हैं वो डेफिनेटली आपका हाई परमिएबिलिटी का होता है। क्यों हाई परमिएबिलिटी का होता है? ताकि आयरन लॉसेस जो होते हैं उसमें वो हम लोग रिड्यूस कर सके, और जो रेशियो एरर और फेज एंगल एरर का जो आपका एरर है वो भी हम लोग रिड्यूस कर सके। अगर हमारी पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी ओपन हो जाती है तो ऐसा कोई डेंजर नहीं है, क्योंकि वो एक लो वोल्टेज है, ठीक है, इसीलिए इतना कोई डेंजर नहीं है। यूजुअली हम लोग कॉटन टेप और वार्निश कैम्प्रिक यूज करते हैं फॉर द इंसुलेशन, और हार्ड फाइबर यूज करते हैं एज ए सेपरेटर बिटवीन दी टू कॉइल्स। ठीक है। फेजर डायग्राम इसका सेम है, जैसा हमारा सीटी का था वैसे ही हमारा पीटी का है, लेकिन यहाँ पे फेजर डायग्राम में जो E2 है, जो इंड्यूस ईएमएफ है आपका सेकेंडरी में, और V2 है आपका सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में, वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 cos phi2 माइनस I2 X2 sin phi2। ठीक है। अब कुछ टर्म्स है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है, तो टर्म्स कौन कौन से? पहला टर्म है हमारा बर्डन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। ये बर्डन तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग करते हैं। बर्डन क्या है? तो टोटल लोड जो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस हो रहा है, वो उसको किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज एम्पियर एट द रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज। तो सेकेंडरी बर्डन हमारा किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय impedance of secondary winding circuit including impedance of secondary winding। ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग का जो करंट है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय impedance of secondary winding circuit including the secondary winding। अगर वोल्टेज आ रहा है तो डिवाइड में आएगा, और करंट अगर आपको दे रखा है तो मल्टीप्लाई में आएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग आपका ड्यू टू लोड, सेकेंडरी बर्डन लोड के कारण क्यों आता है, उसका इक्वेशन क्या है? तो सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल वोल्टेज स्क्वायर मल्टी डिवाइडेड बाय इंपीडेंस ऑफ लोड ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका कैसे डिफाइन होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्राइमरी फेजर टू द सेकेंडरी फेजर। ठीक है। प्राइमरी फेजर टू द सेकेंडरी फेजर, ये तो आपका फेजर डायग्राम से आपको बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको करंट आपको दे रखा है, तो प्राइमरी वाइंडिंग का करंट जो एक्चुअल में आपका आ रहा है डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट जो एक्चुअल में आपका आ रहा है फॉर दी सीटी और पीटी के लिए आपका करंट की जगह वोल्टेज। ओके। थर्ड है हमारा नॉमिनल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो नॉमिनल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है आपका? तो रेशियो ऑफ रेटेड प्राइमरी करंट या फिर वाइंडिंग सॉरी या फिर वोल्टेज टू दी रेटेड वाइंडिंग करंट, सेकेंडरी करंट या फिर वोल्टेज। ठीक है। सीटी के लिए आपका करंट आएगा, पीटी के लिए आपका वोल्टेज आएगा। टर्न्स रेशियो, चौथी टर्म है हमारी टर्न्स रेशियो की। टर्न्स रेशियो क्या है हमारा? कैसे डिफाइन करते हैं? रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, सीटी के लिए, और उससे उल्टा पीटी के लिए, प्राइमरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स। ठीक है। और पांचवा हमारा है रेशियो करेक्शन फैक्टर। तो रेशियो करेक्शन फैक्टर जो ट्रांसफार्मर का होता है वो इट इज डिवाइडेड बाय द नॉमिनल रेशियो। आरसीएफ क्या होता है? जो के आपका के एक्चुअल जो होता है उसको हम लोग के नॉमिनल से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रेशियो करेक्शन फैक्टर आ जाता है। ठीक है। अब कंपैरिजन है कुछ सीटी और पीटी की, आपको यहाँ पे दे रखी है कुछ कंपैरिजन कि क्या है कंपैरिजन सीटी और पीटी में। तो सीटी क्या है आपकी? जो सेकेंडरी होती है वो ऑलवेज शॉर्ट करी जाती है, लेकिन जो पोटेंशियल होती है उसको लगभग आपका नियरली अबाउट टू ओपन सर्किट जैसा ही होता है। करंट ट्रांसफर होता है उसका जो वाइंडिंग होती है वो फुल लाइन करंट आपका कैरी करती है, और जो वाइंडिंग आपके पीटी में करी जाती है वो फुल लाइन वोल्टेज को कैरी करती है। ठीक है। प्राइमरी करंट होती है वो सेकेंडरी सर्किट कंडीशन से इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट होती है वो डिपेंडेंट होती है ऑन दी सेकेंडरी करंट।
कि आपका सेकेंडरी करंट किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइमरी करंट होगा। सीटी आपका एज ए सीरीज ट्रांसफार्मर आप उसे ट्रीट करते हैं अंडर दी शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और पीटी को आप यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को आप पैरेलल ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग आप ट्रीट करते हैं अंडर दी ओपन सर्किट सेकेंडरी। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर में आपका स्मॉल वोल्टेज एग्जिस्ट होता है अक्रॉस द टर्मिनल अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है, और पीटी में क्या होता है, फुल लाइन वोल्टेज अपीयर होता है उसके टर्मिनल पे। करंट ट्रांसफार्मर में आपकी जो प्राइमरी करंट होती है और जो एक्साइटेशन होती है वो उसकी जो रेंज होती है वो वाइड होती है, ज्यादा होती है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज जो होता है ऑलमोस्ट आपका कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग करंट और फ्लक्स डेंसिटी आपकी वेरी करती है ओवर दी लिमिटेड रेंज, एक लिमिटेड रेंज पे, इसीलिए आपका लाइन वोल्टेज ऑलमोस्ट आपका कांस्टेंट होता है। ओके तो इसी के साथ हम लोग सीटी और पीटी का कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग पावर फैक्टर मीटर हम लोग देखेंगे कि पावर फैक्टर मीटर हमारा किस तरीके का होता है और क्या क्या उसमें उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और उसके टाइप भी हम लोग देखेंगे।